गुड इवनिंग आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को। गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। राजस्थान भूगोल की वीडियो सीरीज में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में बात कर रहे थे और उसी क्रम में आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। अरावली का सबसे साउथ वाला जो पार्ट है दक्षिण अरावली के रूप में, उसकी हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी तक के आरपीएससी और राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के इतिहास में ऐसा कोई पेपर नहीं बना है जिसमें दक्षिण अरावली वाले साइड से या साउथ अरावली वाला जो पार्ट है उसमें से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो ये ऐसे मानिए कि आज का जो वीडियो लेक्चर है वो हमारा किसी भी कंपटीशन एग्जाम का 1 या 2 प्रश्न जो है वो पक्के करने वाला है। तो इस वीडियो लेक्चर को बड़े सावधानी से, इम्तिहान से एक एक चीज इसकी हम बड़ी धैर्य पूर्वक इसके बारे में समझेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साउथ अरावली वाला पार्ट जो है उसके पहले अपने अध्ययन की दृष्टि से विभाजन करेंगे। इसको हम 2 मुख्य पार्ट्स में डिवाइड करके अध्ययन करने वाले हैं। एक हमारे पास अर्बुद अरावली वाला प्रदेश रहेगा, आबू अरावली वाला, और दूसरा हमारे पास मेवाड़ अरावली वाला प्रदेश रहेगा। इन दोनों प्रदेशों की अपने डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने अरावली का सबसे साउथ वाला पार्ट। देखिए आप, सबसे साउथ वाला पार्ट, इस पार्ट की कुछ एक विशेषताएं हमने पहले भी डिस्कस कर दी है। देखिए आप, यहां हमारे पास मध्य अरावली वाली पहाड़ियों का विस्तार समाप्त हो रहा था और ये मध्य अरावली वाली पहाड़ियां जो है ये हमारे पास ब्यावर जिले की पहाड़ियां थी। तो एक तरीके से मध्य अरावली का विस्तार जहां समाप्त होता है उसी से दक्षिण अरावली का विस्तार जो है वो हमारा क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले अगर अपने देखेंगे इस अरावली का विस्तार हमें कौन से जिलों में मिलता है, तो देखिए सबसे पहले ब्यावर से नीचे, ठीक नीचे पाली डिस्ट्रिक्ट वाली साइड में, यहाँ पाली की पहाड़ियों के रूप में अरावली का विस्तार मिलेगा। और इसके बाद में अगर अपने आगे इसकी एक शाखा देखेंगे तो सिरोही जिले के अंदर इसकी महत्वपूर्ण और बड़ी शाखा हमें दिखाई देगी। तो ये एक शाखा जो है वो इस रूप में यहाँ पाली और सिरोही वाली साइड में है। इसी की दूसरी शाखा जो है वो हमारे पास साउथ साइड वाली साइड में हमें दिखाई देगी। ब्यावर में, ब्यावर से ठीक नीचे हमारे पास राजसमंद, राजसमंद से ठीक नीचे हमारे पास उदयपुर, उदयपुर के ठीक नीचे हमारे पास सलुम्बर और डूंगरपुर वाला भाग, सलुम्बर, और इसके बाद में डूंगरपुर वाला जो पार्ट है यहां तक हमें अरावली का विस्तार दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा विस्तार हमें यहाँ चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में भी अरावली का मुख्य रूप से दिखाई देगा। ठीक है, तो साउथ अरावली का विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में हमें दिखाई देता है, तो अकॉर्डिंग टू स्टडी, अध्ययन की दृष्टि से हमने इसकी 2 शाखाएं बनाई है। इसकी एक शाखा पाली सिरोही वाली साइड में मूव करती है और इसकी दूसरी शाखा दक्षिण राजस्थान की तरफ जा रही है जो कि राजसमंद, उदयपुर, सलुम्बर और डूंगरपुर तक इसका विस्तार में दिखाई देता है। थोड़ा पार्ट इसका उदयपुर के साथ लगने वाले जो हमारे पास चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसके रूप में हमें दिखाई देता है। तो कहने का मतलब अरावली की स्टडी जो करेंगे दक्षिण अरावली की, वो एक तो हम सिरोही और पाली वाली साइड में करेंगे। इसको हमने अर्बुद अरावली की संज्ञा दी है। ये हमारे पास कौन सी अरावली है, अर्बुद अरावली, क्योंकि आबू का पुराना नाम ही अर्बुद प्रदेश हुआ करता था, उसी के नाम पर हम इसको अर्बुद अरावली बोल रहे हैं। और ये वाला जो हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं ये वाले, इनको पुराने समय से ही हम मेवाड़ की संज्ञा देते रहे हैं। ठीक है, मेवाड़ रियासत का भाग रहा है ये, इसलिए इसको हम मेवाड़ अरावली के रूप में संबोधित करेंगे। तो एक अर्बुद अरावली और दूसरे हमारे पास मेवाड़ अरावली। अब अगर इस दक्षिण अरावली की ओवरऑल हम विशेषताएं देखें तो इससे पहले भी हम अरावली की, दक्षिण अरावली की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसी क्रम में हम कुछ एक और विशेषताएं यहां पर अपने कर लेते हैं। देखिए अरावली का अगर सर्वाधिक विस्तार, मैंने बताया था आपको, सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक चौड़ाई, सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक समूहन, ग्रुपिंग, या मैं कहूं घनत्व, तो ये सब हमें दिखाई देते हैं कहां, दक्षिण अरावली वाली साइड। अब इतनी सारी चीजें जब एक साथ मिल रही है, इसका मतलब अब से पहले जो हम अरावली पढ़ के आए हैं वो तो अरावली का बहुत छोटा भाग था, या अरावली का एक गौण रूप हम उसको बोल सकते हैं। मुख्य अरावली जो है वो यही है, मुख्य अरावली जो है वो दक्षिण अरावली ही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां सबसे ज्यादा विस्तार, क्षेत्रफल, चौड़ाई, ऊंचाई, घनत्व, सारी चीजें अरावली की जो मुख्य विशेषताएं वो हमें दक्षिण अरावली में ही दिखाई दे रही है। इसका मतलब मेन जो पार्ट है अरावली का वो कौन सा है, दक्षिण अरावली वाला भाग है। इसका विस्तार अगर हम देखें तो यही ब्यावर की मध्य अरावली वाली पहाड़ियां, एक तरफ अपने टोटगढ़ की पहाड़ियों का नाम लिखा था और दूसरी तरफ हमने देवगढ़ की पहाड़ियों का नाम लिखा था। तो ये टोटगढ़, देवगढ़ से शुरू होकर के और 2 अलग अलग ब्रांचेज के रूप में ये अरावली हमें दिखाई देती है।
तो आपको ये विस्तार समझ में आया होगा। अरावली की विशेषताएं हम बार बार यहाँ चर्चा पहले भी कर चुके हैं इनके बारे में, तो ये वाला पार्ट भी हम देख रहे हैं। तो अब अरावली का जो मेन एंट्री पॉइंट रहता है राजस्थान में, वो भी हम देख रहे थे कि आबू पर्वतीय क्षेत्र से रहता है, आबू पर्वतीय क्षेत्र। वैसे तो क्या है, ये सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये अपने साउथ राजस्थान वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, या मैं कहूं साउथ वेस्ट वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अरावली इससे चौड़े रूप में यहां से एंट्री करती है राजस्थान के अंदर। लेकिन हमने जो एंट्री पॉइंट बना रखा है इसका, वो हमने बना रखा है माउंट आबू का क्षेत्र या आबू का पर्वतीय क्षेत्र। वहां से हम अरावली की एंट्री मानते हैं। और इसी तरीके से एग्जिट में हमने किया था जब अरावली को, तो एक पॉइंट से किया था, खेतड़ी से। ऐसे तो अरावली का जो पूर्वी विस्तार है वो हमें झुंझुनू, नीम का थाना या और नीचे वाले क्षेत्र में भी दिखाई देता है, अलवर वाले क्षेत्र में भी। लेकिन हमने जो हमारा एग्जिट पॉइंट बना रखा है वो किसको बना रखा है, खेतड़ी को बना रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने। और अरावली के ये वाले जो पार्ट हैं, मेवाड़ अरावली वाले और अर्बुद अरावली वाले, इसकी स्टडी भी हम दो अलग अलग पार्ट के रूप में करेंगे। एक पार्ट हम इसका पढ़ेंगे पठारी प्रदेश के रूप में, पठार के रूप में, और दूसरा पार्ट हम इसको पढ़ेंगे पहाड़ियों के रूप में, पहाड़ियों के रूप में। तो ये वाली जो दक्षिण अरावली जो है, इसको अकॉर्डिंग टू स्टडी, समझने की दृष्टि से हम दो पार्ट्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं, एक पठारी प्रदेश के रूप में और दूसरा पहाड़ियों के रूप में। अब इस अरावली प्रदेश में बने हुए पठार हमें कौन कौन से दिखाई देते हैं, उसकी अगर मैं आपको ओवरव्यू बताऊं थोड़ा सा। देखिए आप, यहां हमें पठार कौन कौन से दिखाई देंगे। तो ये हमारे पास सिरोही डिस्ट्रिक्ट रहेगा, सिरोही डिस्ट्रिक्ट। ये सिरोही के ठीक पास लगने वाला हमारे पास उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। ये पाली के ठीक साथ लगने वाला हमारा राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। और इसके बाद में उदयपुर के ठीक नीचे ही हमारे पास सलूम्बर, और साथ ही लगने वाला हमारे पास डूंगरपुर। इन प्रदेशों में हमें अरावली के कई सारे पठारी प्रदेश हमें यहां दिखाई देते हैं। तो वो कौन से पठार हैं जो इस एरिया में हमें दिखाई देते हैं, उनके पहले तो अपने नाम लिखते हैं और फिर उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए आप, सिरोही के जो पठार हैं वो मुख्य रूप से हमें दो पठारी प्रदेश के रूप में दिखाई देते हैं। एक हमारे पास रहता है यहाँ उड़िया का पठार, उड़िया का पठार। सामान्यतः तो पेपर में पहले भी इन प्रदेशों के या इन पठारों के नाम पूछे जाते रहे हैं कि ये कौन से जिले के अंदर स्थित है या अरावली के कौन से भाग में स्थित है। तो पहले तो हम इनका नाम इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कहां है और किस क्षेत्र में स्थित है। तो उड़िया का पठार, और दूसरा हमें यहाँ एक पठारी प्रदेश दिखाई देता है जिसको हम आबू का पठार बोलते हैं, आबू का पठार। तो ये दो पठारी प्रदेश जो है वो हमें दिखाई देंगे सिरोही वाले पार्ट में, उड़िया का पठार, और दूसरा हमारे पास कौन सा रहेगा, आबू का पठार। इसके बाद में राजसमंद और उदयपुर, इनके बीच में हमें एक पठारी प्रदेश फैला हुआ दिखाई देगा, इसको हम बोलते हैं भोराट का पठार, भोराट का पठार। ये भी एक पठारी भूमि के रूप में हमारे पास। इसके बाद में उदयपुर और सलूम्बर वाली जो साइड है, ठीक है, यहां भी हमें सलूम्बर के आसपास हमें एक पठार दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं लसाड़िया का पठार, उसको हम नाम देते हैं लसाड़िया का पठार, लसाड़िया पठार के रूप। फिर हम देखें उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में भी हमें एक पठारी प्रदेश दिखाई देता है, इस पठारी प्रदेश को हम बोलते हैं भोमट का पठार, भोमट का पठारी प्रदेश, भोमट का पठारी प्रदेश। इसी प्रकार से उदयपुर के साथ लगने वाला एक डिस्ट्रिक्ट हमारे पास चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में भी हमें एक पठारी प्रदेश दिखाई देता है, और उस पठारी प्रदेश को हम बोलते हैं मेसा का पठार, मेसा का पठार। तो देखिए आप, साउथ अरावली वाली साइड में अगर मुख्य पठारों को हम इंडिकेट करें तो ये पठार हमें इस रूप में दिखाई देते हैं कि सिरोही में हमने नाम दिए है उड़िया का पठार, और दूसरा पठारी प्रदेश हमारा कौन सा है, आबू के नाम पर ही आबू का पठारी प्रदेश। इसके बाद में अगर हम राजसमंद और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो यहां हमें एक पठार दिखाई देता है जिसका नाम है भोराट का पठार, भोराट। ये भोमट और भोराट में अक्सर कंफ्यूज होते हैं हम पेपर में, तो ध्यान रखना, पहले हम जो पठार पढ़ेंगे वो भोराट का पठार पढ़ेंगे। इसके बाद में उदयपुर और सलूम्बर के बीच में या सलूम्बर वाली साइड में अगर मैं मुख्य रूप से कहूं, नया डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद में, पहले तो ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट था, लेकिन अब ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा हमारा अलग हो गया है, तो हम इसको पढ़ रहे हैं सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट के संबंध में, जिसको हमने नाम दिया लसाड़िया के पठार के रूप में, लसाड़िया का पठार है ये हमारा। इसके बाद में अगर उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में पठारी प्रदेश की बात करें तो ये हमारे पास रहता है भोमट के पठार के रूप में,
तो सबसे पहले हम अरावली के साउथ साइड में पाए जाने वाले इन तमाम पठारों के बारे में बातें करने वाले हैं, और इन पठारों की ऊंची चोटियां जो है वो हमें किस रूप में दिखाई देती है, जो कि साउथ अरावली की सबसे ऊंची चोटियां मानी जाती। तो उन चोटियों के बारे में हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिरोही के पठारों के बारे में, या सिरोही के पठार कौन कौन से हमारे पास। देखिए आप, सिरोही का पठार अगर अपने सामान्य रूप से रफली अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हमें कई रूपों में दिखाई देता है। देखिए, इसका एक पार्ट जो है वो जो सबसे ऊंचा वाला पार्ट है, और एक पार्ट हमें इस रूप में दिखाई देता है इस साइड। तो इसमें जो हमारे पास ऊंचे वाला भाग है इसी को हम बोलते हैं उड़िया का पठार। उड़िया का पठार सिरोही के उत्तर पश्चिम वाली साइड में, अगर ये दिशाएं देखें तो ये पश्चिम वाली साइड है, ये पूर्व वाली साइड हमारे पास रहेगी। तो उड़िया का पठार जो है ये हमारे पास उत्तर पश्चिम वाली साइड में फैला हुआ पठार है, और इसके उत्तर पूर्व वाली साइड में हमारे पास जो पठारी प्रदेश फैला है उसको हम आबू के पठार की संज्ञा देते हैं। आबू के पठार की हाइट की अगर मैं बात करूं तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये थोड़ा सा ऊंचा भाग है, इसकी हाइट लगभग 1360 मीटर के आसपास मानी जाती है, 1360 मीटर। और वैसे मैं आपको बता दूं, इससे ऊंचा पठार राजस्थान में और कोई नहीं है। इसका मतलब राजस्थान का सर्वोच्च पठार जो माना जाता है, सबसे ऊंचा पठार जो माना जाता है, उसको हम उड़िया के पठार की संज्ञा देते हैं। सबसे ऊंचा पठारी प्रदेश है जिसकी हाइट हमारे पास कितनी है, 1360 मीटर। और इससे थोड़ा नीचे हमारे पास आबू का पठार है। थोड़ा नीचे का मतलब लगभग दोनों के बीच में लगभग 160 मीटर की हाइट का डिफरेंस है। वो 1360 मीटर की हाइट पर है और ये लगभग क्या है, 1200 मीटर की हाइट पर है। तो एक हमारे पास उड़िया का पठार है और दूसरा हमारे पास क्या है, आबू का पठार। अब इन दोनों पठारी प्रदेशों के बीच में अगर विभाजन देखें हम, तो देखिए इस पठारी प्रदेश के यहां से हमें एक नदी निकलती हुई दिखाई देगी। उस नदी को हम बोलते हैं सूकली नदी या सिप्पू नदी के नाम से हम उसको जानते हैं, सूकली या सिप्पू नदी के नाम से। और इस पठारी प्रदेश के अगर हम पूर्व के साइड से बात करेंगे तो यहां भी हमें एक नदी निकलती हुई दिखाई देगी, पश्चिमी बनास नदी। बनास नदी नहीं, पश्चिमी बनास नदी। तो एक तरफ सूकली नदी या सिप्पू नदी और दूसरी तरफ पश्चिमी बनास नदी, इन दोनों नदियों के बीच में फैला हुआ जो पठार है हमारे पास, वो कंप्लीट सिरोही का पठार है, जिसका एक रूप हमें दिखाई दे रहा है उड़िया के पठार के रूप में और दूसरा रूप हमें दिखाई दे रहा है आबू के पठार के रूप में। अब ये जो आबू का पठारी प्रदेश है, इसकी एक और विशेषता हमें दिखाई देगी। देखिए आप, ये जो आबू वाला जो पठारी प्रदेश है, इसकी अगर अपने शेप देखेंगे, इसकी आकृति देखेंगे, तो ये हमें इस प्रकार की दिखाई देगी। और ऐसी जो आकृति होती है इसको अपने डोम शेप बोल सकते हैं, या हिंदी में बोल सकते हैं गुंबद नुमा आकृति। गुंबद नुमा आकृति कहने का मतलब ये जो पठारी प्रदेश बना है, आबू का पठारी प्रदेश, ये एक तरीके से लावा के गुंबद की आकृति में, डोम की आकृति में जमाव की वजह से बना है। और ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है उसको सामान्य भाषा में एक नाम दिया जाता है, ज्योग्राफी की भाषा में एक नाम दिया जाता है, इसको हम बैथोलिथ बोलते हैं, बैथोलिथ। तो ये एक प्रकार का बैथोलिथ प्रकार की संरचना है हमारी। आरपीएससी के एक दो पेपर में, बढ़िया पेपर में, ये क्वेश्चन टारगेट किया गया है कि बैथोलिथ प्रकार की पठारी संरचना राजस्थान की कौन सी। तो बैथोलिथ का मतलब ही हमारा यही होता है कि जब लावा का जमाव एक गुंबद के रूप में होता है, जैसे आपने मजार या मस्जिद का गुंबद देखा होगा, मंदिर का गुंबद देखा होगा, तो उसी प्रकार का गुंबद नुमा जो जमाव होता है उसी को अपने क्या बोलते हैं, बैथोलिथ बोलते हैं। तो ये आबू का पठारी प्रदेश बैथोलिथ के रूप में दिखाई देता है। और विशेष रूप से ये बैथोलिथ जो है ये ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। तो यहां हमें जो चट्टानें दिखाई देती है वो मोस्टली किस प्रकार के, ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें, ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें। और उड़िया का पठार जो है ये हमें सपाट लंबाई के अंदर दिखाई देने वाला पठार। अब इस पठारी प्रदेश में हमें कई सारी चोटियां दिखाई देती हैं। इसी पठारी प्रदेश में सबसे ऊंची पर्वत चोटी की अगर अपने बात करें तो वो उड़िया के पठार के ठीक ऊपर स्थित है, गुरु शिखर के नाम से, गुरु शिखर के नाम से। कितनी ऊंची है ये हम लास्ट में बात करेंगे। अभी अपने को इस बात पे स्ट्रेस नहीं लेनी है कि इनकी हाइट हमारे याद हो रही है या नहीं हो रही है। इनका हम एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाएंगे और उस सीक्वेंस से हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमारे पास इसी सिरोही वाले क्षेत्र में उड़िया के पठार के ऊपर दिखाई देती है, गुरु शिखर के। इसके बाद में और अगर चोटियां देखेंगे, अपने कुछ और चोटियों की बात करें,
देखिए आप, शेर की पर्वत चोटी, शेर की पर्वत चोटी, देलवाड़ा की पर्वत चोटी, यहां अगर हम बात करेंगे आबू की चोटी, आबू की चोटी, आबू की चोटी के ठीक नीचे अगर देखेंगे तो अचलगढ़ की चोटी, अचलगढ़ की चोटी, ठीक है। तो गुरु शिखर के रूप में, शेर के रूप में, दिलवाड़ा के रूप में, आबू के रूप में, अचलगढ़ के रूप में और चोटियां देखेंगे, जयराज की चोटी, और देखें ऋषिकेश की चोटी, ऋषिकेश की चोटी, ठीक है। तो अब आप इंडिकेट कर सकते हैं कितनी चोटियां हैं हमारे पास, गुरु शिखर 1, शेर 2, देलवाड़ा 3, आबू की चोटी 4, अचलगढ़ 5, जयराज 6, ऋषिकेश 7। और ये जो चोटियां हैं इनमें से 4 ऐसी चोटियां हैं जो कि राजस्थान की टॉप 5 चोटियों के अंदर टॉप पर आती है। सिर्फ एक जरगा चोटी को अगर निकाल दें अपने राजस्थान की 5 सर्वोच्च चोटियों में, एक जरगा चोटी को अगर हम निकाल दें तो बाकी बची हुई 4 चोटियां चारों की चारों सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका मतलब मैंने पहले भी आपको एक बात कही थी पिछले लेक्चर्स में कि अरावली की सर्वोच्च चोटियां कौन से जिले में मिलती है, सर्वोच्च चोटियां कौन से जिले में मिलती है, तो वो जिला है हमारे पास सिरोही। सिरोही सबसे ऊंची चोटियों वाला डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा है, सिरोही है। लेकिन अरावली की सर्वाधिक चोटियां कौन से जिले में मिलती है, अरावली की सर्वाधिक चोटियां कौन से जिले में मिलती है, तो वो हम आगे पढ़ने वाले मेवाड़ अरावली का उदयपुर। सबसे ऊंची चोटियां तो हमें सिरोही में दिखाई देगी, बता चुका हूं टॉप 5 में 4 इसी की है। लेकिन ओवरऑल जो टॉप 20-25 चोटियां हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा चोटियां जो मिलेगी वो हमें उदयपुर की मिलेगी। तो सर्वाधिक चोटियों वाला जिला उदयपुर है, सर्वाधिक सर्वोच्च चोटियों वाला जिला हमारा कौन सा है, सिरोही है। तो ये हमें सिरोही के अंदर पठारी प्रदेश के रूप में 2 पठार दिखाई देते हैं, एक तरफ उड़िया का पठार है और दूसरी तरफ हमारे पास आबू का पठार है, जो कि एक बैथोलिट संरचना के रूप में है, ग्रेनाइट से बनी हुई चट्टानों के रूप में है, गुंबद नुमा आकृति के रूप में। और ये पूरा पठारी प्रदेश जो है वो हमें एक तरफ सूकली या सीपू नदी वाला क्षेत्र और दूसरी तरफ पश्चिमी बनास वाले क्षेत्र में हमें इस प्रकार से बना हुआ दिखाई देता है। तो ये आपके क्लियर हो गया होगा। अब यहां इस क्षेत्र में अगर अपने बात करें तो अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई हम देख रहे हैं कि इसी क्षेत्र में हमें दिखाई दे रही है। अरावली की जो टॉप हाइट है वो हमें यहीं दिखाई दे रही है। तो यहीं हमारे पास ऊंची चोटियों के बीच में एक झील का प्रारूप भी दिखाई देता है, जिसको नक्की झील बोलते हैं अपने, नक्की झील, ठीक है। तो आबू वाला जो पर्वतीय क्षेत्र है ये जलवायु की दृष्टि से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम देखेंगे कि राजस्थान का सर्वाधिक हाइट वाला एरिया है हमारे पास, ऊंचाई सबसे ज्यादा समुद्र तट से इसी की मिलती है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में कमी आती है। तो राजस्थान का सबसे न्यूनतम तापमान वाली जगह अगर अपने देखें या एरिया अगर अपने देखें तो न्यूनतम ताप वाला क्षेत्र हमारा सिरोही का क्षेत्र रहता है, दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र रहता है, विशेष रूप से ग्रीष्म काल के दौरान। गर्मियों के मौसम में राजस्थान का न्यूनतम टेम्परेचर जो नोट किया जाता है, यानी कि इस समय जब जून के महीने में हमारे मैदानी क्षेत्र वाले जो जिले हैं, हमारे मरुस्थल वाले जो जिले हैं, वो टॉप 50 का आंकड़ा छू रहे हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान टच कर रहे हैं। वहीं माउंट आबू वाले क्षेत्र में इस समय भी हमें 20, 22, 23 डिग्री के आसपास टेम्परेचर दिखाई देता है। तो यह राजस्थान का न्यूनतम टेम्परेचर वाला या न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र भी है। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं तो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर देखें, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान, तो वो भी हमारे पास आबू का पर्वतीय क्षेत्र ही रहता है, या आबू का ये जो पठारी प्रदेश है, उड़िया का पठारी प्रदेश है, यहाँ वर्षा भी सबसे ज्यादा होती है। वर्षा ज्यादा होने के कारण यहाँ वनस्पति जो मिलती है, पेड़ पौधे जो मिलते हैं, वो भी थोड़े राजस्थान के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अलग प्रकार के मिलते हैं। तो यहां मिलने वाली जो वनस्पति होती है उसको हम उपोषण सदाबहार वनस्पति बोलते हैं। यहां पाई जाने वाली जो वनस्पति है वो भी राजस्थान की यूनिक वनस्पति है, उपोषण सदाबहार वनस्पति, उपोषण सदाबहार वनस्पति। तो सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान, न्यूनतम ताप वाले स्थान, उपोषण प्रकार की सदाबहार वनस्पति वाले स्थान, ये यूनिक विशेषताएं प्रदान करते हैं किसको, आबू के पर्वतीय क्षेत्र को। और इन सब के पीछे जो रीजन काम करता है वो है आबू की हाइट, आबू की ऊंचाई, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हमने देखा है विभिन्न प्रकार की चोटियों के रूप में देखा है,
आजकल मैं आपको पहले भी बताते आ रहा हूं कि हमेशा आरपीएससी या सबऑर्डिनेट बोर्ड जो है वो अरावली की चोटियों को, अरावली के पठारों को स्पेशली टारगेट कर रहा है पेपर्स में। तो ऐसे ही कोई क्वेश्चन सुमेलित करवाने वाले, ऐसे ही कोई क्वेश्चन कि कौन सी चोटियां सिरोही के अंदर स्थित है या कौन सी चोटी सिरोही में स्थित नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस खूब सारे पूछे जा रहे हैं। मैं बिल्कुल स्लो मोशन में ये आपको चैप्टर समझा रहा हूं कि कौन सी चोटियां हमें सिरोही के अंदर मिलती है, कौन सी चोटियां या कौन से पठार हमें सिरोही में दिखाई देते हैं, किन नदियों के बीच में यह पठारी प्रदेश फैला हुआ है और इस पठारी प्रदेश की कुछ विशेष बातें कौन सी है, वो एक एक पॉइंट अपने इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पहला जो पार्ट है हमारा उड़िया का पठार और आबू का पठार, ये कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं, मेवाड़ अरावली के पठारों के बारे में बात करेंगे, जिसमें बोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, भोमट का पठार और इसके साथ साथ हम मेसा के पठार के बारे में बात करने वाले। तो चलिए अपने शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, सबसे पहले अपने बात करें राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की। इसके ठीक नीचे अगर अपने बात करें तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, इसके ठीक नीचे अगर अपने बात करें तो दोनों तरफ अपने, एक तरफ ये सलूम्बर को टच करता हुआ डूंगरपुर और एक तरफ उदयपुर और एक तरफ डूंगरपुर को टच करता हुआ, यहां जो हमें पठारी प्रदेश दिखाई दे रहे हैं उनको अपने इंडिकेट करते हैं। तो देखिए राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की दो लोकेशन को मैं चिन्हित कर रहा हूं। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन में चिन्हित कर रहा हूं कुंभलगढ़, उदयपुर की मैं डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन चिन्हित कर रहा हूं गोगुंदा। तो ये राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ से लेकर उदयपुर के गोगुंदा के बीच में ये जो पठारी भूमि फैली हुई है, इसी पठारी भूमि को हम नाम देते हैं बोराट का पठार, बोराट का पठार। और इसकी एवरेज अगर हाइट अपने देखना चाहें तो लगभग 1225 मीटर के आसपास इसकी हाइट नोट की जाती है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बोराट का पठार जो है वो राजस्थान का सेकंड सर्वोच्च पठार है हमारा। उड़िया के पठार के बाद में सबसे ज्यादा ऊंचाई जो हमें दिखाई देती है वो किसकी, बोराट के पठार की दिखाई देती है। अब बोराट का जो पठार है ये अपने आप में बड़ा यूनिक पठार है दक्षिण भारत, दक्षिण राजस्थान का। क्या विशेषताएं हमें इसकी दिखाई देती है उनके बारे में अपने बात करते हैं। देखिए आप, इस बोराट के पठार की अगर अपने कुंभलगढ़ वाले क्षेत्र की बात करें, गोगुंदा वाले क्षेत्र की बात करें, तो इसका सीमांकन कौन सी नदियां करती है, पहले तो ये देखते हैं। ये कुंभलगढ़ वाला जो क्षेत्र है, यहां से हमें खमनोर की जो पहाड़ियां हैं वहां से एक नदी निकलती हुई दिखाई देती है, बनास नदी। और गोगुंदा वाला जो क्षेत्र है, इससे भी हमें एक नदी निकलती हुई दिखाई देती है जिसको हम बेडच नदी या आयड नदी बोलते हैं। इसी बनास की सहायक नदी के तौर पर बेडच या आयड नदी। तो इन दोनों नदियों के बीच में फैला हुआ पठारी प्रदेश जो है हमारा, एक तरफ बनास और एक तरफ बेडच या आयड नदी, दोनों के बीच का पठारी प्रदेश ये वाला हमारे पास कौन सा है, बोराट का पठार है। अब इस बोराट के पठार का अगर आप ढाल देख रहे हैं तो आपको एक बात पता चल रही होगी कि इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। किस तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। नदियां पश्चिम वाली साइड से उत्पन्न हो रही है लेकिन जा किस तरफ रही है, पूर्व वाली साइड में जा रही है। तो राजस्थान के लिए अगर मैं बात करूं तो अरावली जो हमारी श्रृंखला है ये राजस्थान की नदियों के लिए जल विभाजक का काम करती है, वाटर डिवाइडर का काम करती है ये। क्योंकि अरावली के इस साइड में बहने वाली नदियां अरब सागर की तरफ आती है, लूणी नदी या जो भी अन्य नदियां, गगर नदी के रूप में, गगर तो अरावली की नदी नहीं है लेकिन फिर भी ढाल के हिसाब से बहती है, तो अरावली के पश्चिम वाली साइड से बहती है। लूणी नदी का मुख्य उदाहरण हम मान सकते हैं। और इससे पूर्व से उत्पन्न होने वाली जो नदियां हैं अरावली के, वो सारी की सारी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां हैं। तो हमारी जो अरावली है वो हमारा मुख्य जल विभाजक है। लेकिन अगर दक्षिण राजस्थान की मैं बात करूं, अरावली के दक्षिण वाले भाग की बात करूं, तो आप देख रहे हैं कि बोराट का जो पठार है ये भी एक तरीके से जल विभाजक का कार्य कर रहा है। तो बोराट के पठार की जो यूनिक विशेषता या मुख्य विशेषता जो हमें दिखाई दे रही है वो एक इस रूप में दिखाई दे रही है कि ये राजस्थान का सेकंड वाटर डिवाइडर है, जल विभाजक। राजस्थान का दूसरा जल विभाजक कहा जाता है किसको, बोराट के पठार को, जिसके एक तरफ बनास नदी निकल रही है और दूसरी तरफ
गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली बेड़चिया आयड नदी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर इस बोराट के पठार की सर्वोच्च चोटियों को अगर अपने इंडिकेट करें तो इस साइड में हमें कई सारी सर्वोच्च चोटियां भी दिखाई देने वाली हैं। कुंभलगढ़ के आसपास की पहाड़ियों को अपने कुंभलगढ़ की पहाड़ियां बोलते हैं, तो यहां तो हमें मुख्य रूप से चोटी जो दिखाई दे रही है वो कुंभलगढ़ की चोटी। इसके अलावा इस बोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है उस चोटी को कहा जाता है जरगा की चोटी, जरगा चोटी। तो जरगा इस मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी के रूप में जानी जाती है। सिर्फ मेवाड़ अरावली की बात कर रहा हूं, दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर के रूप में है हमारे पास, लेकिन अगर सिर्फ मेवाड़ अरावली की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है कौन सी? जरगा की चोटी। कौन से पठारी प्रदेश पर स्थित है? तो ये कौन से पठारी प्रदेश हमारा? बोराट का पठार प्रदेश है। इसके अलावा उदयपुर वाली साइड में हमें कई सारी चोटियां यहां दिखाई देगी, उनके नाम पेपर में अक्सर ही पूछे जाते हैं, तो उनके नाम पे अपने थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि वो कौन सी चोटियां। देखिए आप, कुंभलगढ़ तो अपने पास उस साइड में आई गई है, राजसमंद वाली साइड में तो सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी रहती है? कुंभलगढ़ की चोटी रहती है। और देखिए कौन सी चोटियां यहां, धोनिया की चोटी, लीलागढ़ की चोटी, सज्जनगढ़ की चोटी, ठीक है, नागपानी चोटी, ठीक है, धोनिया, लीलागढ़, सज्जनगढ़, नागपानी, जरगा, ठीक है। और एक चोटी हमें दिखाई दे रही है कुंभलगढ़ के रूप में, ठीक। तो ये कुछ एक चोटियां जो है वो हमें उदयपुर वाली साइड में दिखाई देती है, उदयपुर वाली साइड में दिखाई देती है बोराट के पठार से संबंधित चोटियां, और एक हमारे पास कुंभलगढ़ की चोटी के रूप में पठारी प्रदेश के रूप में। अब देखिए आप, ये जो बोराट के पठार वाला जो एरिया है, इसकी ये जो चोटी है हमारे पास जरगा, तो जरगा इसकी सर्वोच्च चोटी के रूप में जानी जाती है। इसी से थोड़ा सा आगे चलें तो हमें एक दो पर्वत चोटियां और दिखाई देती है। एक चोटी इसमें हमारे से छूट रही है, मैं बार बार रिमाइंड कर रहा था उसको, सायरा, सायरा की चोटी। तो ये जो सायरा वाला इलाका है और एक तरफ ये जो जरगा वाला क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में खूब सारी वर्षा काल के दौरान यहां होती है, और इसकी वजह से ये पूरा एरिया हमेशा हरा भरा वनस्पतिक क्षेत्र के रूप में बना रहता है। इनके बीच का ये जो हरा भरा क्षेत्र है इसको हम देश हरों के नाम से संबोधित करते हैं। तो बोराट का पठार भी वनस्पति की दृष्टि से, पेड़ पौधों की दृष्टि से, वन आवरण की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है राजस्थान का, जो देश हरों के रूप में जाना जाता है। और दो एरिया अगर इंडिकेट करें तो जरगा और एक चोटी सायरा, सायरा के पास ही रागा नाम की एक चोटी और है, रागा। तो ये जरगा, रागा और सायरा, इनके बीच वाला जो हरा भरा वनस्पतिक क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? देश हरों के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिए उदयपुर की चोटियां कौन कौन सी हैं? तो जरगा, धोनिया, लीलागढ़, सज्जनगढ़, नागपानी, सायरा, रागा, ये तमाम जो चोटियां हमें दिखाई दे रही है ये उदयपुर की मुख्य चोटियों के रूप में जानी जाती है। ऋषभ देव, इसका भी नाम लिख सकते हैं हम, ऋषभ देव, ठीक है। और एक चोटी जो हमें राजसमंद वाली साइड में भी दिखाई दे रही है वो कौन सी है? कुंभलगढ़ की चोटी। इसके अलावा गोगुंदा के नाम पर भी चोटी है, गोगुंदा की चोटी, गोगुंदा की चोटी। तो ये तमाम चोटियां सबसे ज्यादा जो हमें दिखाई देती है वो उदयपुर वाली साइड दिखाई देती है। अभी उसी बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, अरावली की सर्वोच्च चोटियां सिरोही जिले में मिलेगी हमें, जबकि अरावली की सर्वाधिक चोटियों वाला जिला हमारा कौन सा रहेगा? उदयपुर रहेगा। आपके सामने दिखाई दे रही है बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी पर्वत चोटियां जो है वो उदयपुर में हमें दिखाई देती है। ये तो मुख्य मुख्य पर्वत चोटियां जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हम उन्हीं को इंडिकेट कर रहे हैं, उन्हीं को लिख रहे हैं। इसके अलावा भी खूब सारी चोटियां जो है वो हमें यहां दिखाई देती है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पार्ट हमारा बोराट के पठार के रूप में रहता है। अब अगर आगे अपने चलें तो दूसरा पठारी प्रदेश जो हमें दिखाई देगा उसको अपने इंडिकेट कर लेते हैं। ये हमारे पास उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसके अभी हम बात कर ही रहे थे, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के रूप में, उदयपुर के रूप में। और उदयपुर से एक साइड में हमारे पास सलुम्बर वाला इलाका रहेगा और एक तरफ हमारे पास डूंगरपुर वाला इलाका रहेगा, दोनों को टच करता है उदयपुर जो, उसकी बॉर्डर जो। तो यहां उदयपुर और इस साइड में अगर अपने बात करें,
उदयपुर और सलूम्बर के बीच में, और मुख्य रूप से अगर मैं कहूं तो सलूम्बर का ही एरिया उसको मानूंगा मैं वर्तमान डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। तो यहां एक झील फैली हुई है जिसका नाम है जयसमंद झील, जयसमंद झील, जिसको अपने सामान्य रूप से ढेबर झील भी बोलते हैं, ढेबर झील। तो सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट की ये जो जयसमंद झील है, इस जयसमंद झील के इस उत्तर पूर्व वाली साइड में हमें एक कटा फटा पठारी प्रदेश दिखाई देता है। जयसमंद झील के उत्तर पूर्व वाली साइड में कटा फटा जो पठारी प्रदेश होता है उसको हम लसाड़िया का पठार कहते हैं। यह पठार हमारा कौन सा है? लसाड़िया का पठार। तो पुराने जो जिले हैं उनके हिसाब से तो हम इसको उदयपुर ही इंडिकेट करेंगे। हो सकता है एग्जामिनर नए जिलों के हिसाब से आपसे प्रश्न ना ही पूछे, तब तो हमारा आंसर अभी भी लसाड़िया का पठार जो है वो किसका भाग था? उदयपुर का। नए जिलों के हिसाब से बाय द वे पूछ लिया जाए कि जयसमंद झील, जब यह पठार पूछा जाएगा, जब भी पेपर में पूछा जाएगा तो आपको लोकेशन जयसमंद झील की जरूर मेंशन करवाई जाएगी। तो यह जयसमंद झील की किस दिशा में है, इवन कि यहां तक पेपर में एक बार प्रश्न पूछा गया। तो यह उत्तर पश्चिम दिशा या उत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा का पठार नहीं है, बल्कि यह जयसमंद झील के उत्तर पूर्व का पठारी प्रदेश है, जिसको अपने क्या बोल रहे हैं? लसाड़िया के पठार के रूप में जान रहे हैं। तो ये कटा फटा अपर्दित पठार है हमारा एक तरीके का। और इसमें ढेबर झील जो है वो भी जयसमंद झील को हम बोलते हैं। तो ढेबर का दर्रा जिसकी हम बात कर रहे थे, एक नदी भी इस झील में आकर गिरती है जो इस झील का मुख्य रूप से निर्माण करती है, उस नदी को हम गोमती नदी बोलते हैं। तो इस पठारी प्रदेश के ऊपर से गोमती नदी का प्रवाह होता है। लसाड़िया के पठार के ऊपर से बहने वाली जो नदी है वो कौन सी? हमारी गोमती नदी। इसके बाद में अगर उदयपुर और डूंगरपुर इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को अपने टारगेट करें तो इनके बीच में फैला हुआ जो पठार है उसको हम नाम देते हैं, भोमट का पठार। देखिए भोमट है, भोमट का पठार। इस भोमट के पठार का ज्यादा भाग जो है वो तो हमें डूंगरपुर में दिखाई देता है। अगर मुख्य जिले के रूप में पूछ ले आपसे, मेन डिस्ट्रिक्ट के रूप में पूछ ले भोमट का पठार, तब तो उत्तर हमारा एक ही रहता है, डूंगरपुर। अगर दोनों ऑप्शन में हमारे पास हो कि कौन से दो जिलों में फैला है, सलूम्बर और या अपने चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर दे दे, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ दे दे, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर दे दे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हम जब दो जिलों का युग्म हमें सिलेक्ट करना हो तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? एक तरफ मुख्य जिले के रूप में डूंगरपुर को सिलेक्ट करेंगे, छोटे डिस्ट्रिक्ट के रूप में या आंशिक डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम इसको उदयपुर को भी सिलेक्ट करेंगे। तो ये वही भोमट का पठारी प्रदेश है जो कि भील आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। राजस्थान के इतिहास में आप पढ़ते हैं, इसी लसाड़िया के पठार को भी आप उसी आंदोलन के दौरान पढ़ते हैं, भगत आंदोलन, लसाड़िया का पठार आंदोलन, भोमट का पठार आंदोलन, जो भीलों का मुख्य आवास क्षेत्र रहा है, उसी एरिया को अपने क्या बोलते हैं? भोमट का पठार बोलते हैं। इसके बाद में इसी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट को टच करने वाला एक डिस्ट्रिक्ट हमारे पास चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ की जो पठारी भूमि है, ओनली चित्तौड़गढ़ की, वो कोई उदयपुर में नहीं है, केवल चित्तौड़गढ़ जिले में फैली हुई पठारी जो क्षेत्र है उसको हम मेसा का पठार बोलते हैं, मेसा का पठार। और आपने राजस्थान के कल्चर में, राजस्थान की हिस्ट्री में मेसा के पठार का नाम जरूर सुना है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो दुर्ग है जिसको हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिस पठारी प्रदेश पर बना है उसी को हम बोलते हैं मेसा का पठार। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पठारी प्रदेश जो है वो मेसा का पठार कहलाता है। और इस प्रदेश से भी हमारी दो महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं, उनके नाम भी आपने राजस्थान में अपवाह तंत्र में दोबारा और पढ़ेंगे आगे। यहां से बहने वाली जो नदियां हैं वो गंभीरी नदी के रूप में, गंभीरी नदी के रूप में और बामनी नदी के रूप में, ठीक है। तो ये गंभीरी और बामनी नदियां जो है इनके संगम पर बना हुआ एक पठारी प्रदेश है हमारा। ये इस पठारी प्रदेश के ऊपर से बहने वाली जो नदियां हैं वो गंभीरी नदी के रूप में, और दूसरा हमारा कौन सा है? बामनी नदी का जो क्षेत्र है वो इस पठारी प्रदेश से रहता है। जबकि यहां बहने वाली जो नदियां हैं उसमें हमने गोमती नदी को यहां इंडिकेट किया है। भोमट के पठार के ऊपर से कोई विशेष नदी प्रवाहित नहीं होती है। और यहां लसाड़िया के पठार में नदी ना होकर हमने एक झील को इंडिकेट किया है, जयसमंद झील या ढेबर झील के रूप में। तो अरावली का पहला जो हमने स्टडी की है, एक बार दोबारा अपने उसी पॉइंट पर आते हैं। देखिए आप, दक्षिण अरावली वाला जो भाग था इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है। एक हमारे पास पठारी भूमि वाला प्रदेश है, और पठार हमने टोटल जो देखे हैं वो
6 पठार हमने यहां बात की है। क्वेश्चन तो यहां से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एक पठार जो है वो अरावली के दक्षिण अरावली वाले भाग में नहीं स्थित है। इससे पहले हमने 2 पठार और बात की थी। मध्य अरावली में कोई पठारी प्रदेश हमें दिखाई नहीं देता है। उत्तर अरावली वाली साइड में हमने 2 पठार जरूर नाम लिखे थे उनके, अलवर के अंदर वो पठार थे। एक क्रास का पठार था हमारे पास, क्रास का पठार, और एक हमारे पास कांकनवाड़ी का पठार, कांकनवाड़ी का पठार। ये 2 पठार तो हमारे पास नॉर्थ अरावली के थे। मध्य अरावली में हमें कोई पठारी भूमि दिखाई नहीं देती है, और दक्षिण अरावली वाली साइड में बात करेंगे तो हमें 6 बड़े पठार जो है वो इस प्रदेश में दिखाई देते हैं। और कौन सी चोटियां हमें वहां दिखाई देती है उनकी भी हमने बात की है। उड़िया के पठार की चोटियां, आबू के पठार की चोटियां, ये तमाम बातें हमने डिस्कस की है। यहां एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। नदियों से लेकर के उस भौतिक प्रदेश की कुछ और जलवायु या वनस्पतिक विशेषताएं उसको भी अपने साथ पढ़ा है। बैथोलिथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में। ग्रेनाइट प्रकार के पर्वत अपने आप में, कठोर चट्टानों से बना हुआ। बोराट का पठार अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा पठारी प्रदेश जिसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है और जो अरावली के बाद में दूसरे जल विभाजक का काम करता है, या दक्षिण राजस्थान में जल विभाजक का काम करता है। सर्वोच्च चोटियां जो है वो हमें मेवाड़ अरावली की इसी पठारी प्रदेश में दिखाई देती है। सर्वाधिक जो हमें पेड़ पौधों का घनत्व जो है वो भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में हमें, इसी पठारी क्षेत्र में हमें दिखाई देता है। इसके अलावा अन्य जो पठारी प्रदेश हमने देखे कि किस रूप में फैले हुए हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर सलूम्बर, उदयपुर डूंगरपुर, तो उदयपुर को हमने बीच सेंटर में रखा है ताकि यहां से आप इससे साइड में आने वाले जितने जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको आप उदयपुर से कनेक्ट कर पाए और समझ पाए कि दक्षिण अरावली वाली साइड में हमें किस प्रकार के पठारी प्रदेश दिखाई देते हैं। सेकेंड पॉइंट जो हम मेन इंपॉर्टेंट अब डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हमारे पास अरावली का पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र के रूप में कौन सी पहाड़ियां हमें दिखाई देती। तो अब हमारी जो अगला पार्ट इसमें रहने वाला है वो दक्षिण अरावली का वो क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र के रूप में हमें दिखाई देता है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो उसी तरीके से इस पहाड़ी क्षेत्र को भी हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। एक हम पहाड़ी क्षेत्र पढ़ेंगे आर्बुद अरावली वाला, इस क्षेत्र में दिखाई देने वाला, और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे मेवाड़ अरावली वाला, मेवाड़ अरावली। ये 2 पहाड़ी क्षेत्र भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके साथ अरावली वाले पहाड़ी क्षेत्र के बारे में। सिरोही जिले के अंदर, सिरोही जिले के साथ सीमा बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट हमारे ऊपर की तरफ पाली डिस्ट्रिक्ट, इस साइड में अगर अपने बात करें जालोर डिस्ट्रिक्ट, और जालोर के साथ लगने वाला नया डिस्ट्रिक्ट हमारा बालोतरा, या मैं ये कह दूं कि पुराने वाले डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बाड़मेर। तो आर्बुद अरावली वाली जो पहाड़ियां हमें दिखाई देती है वो मुख्य रूप से सिरोही जिले में, जालोर डिस्ट्रिक्ट में और बालोतरा वाले डिस्ट्रिक्ट में दिखाई देती है। हालांकि कुछ भूगोलवेता ऐसा मानते हैं कि ये जो जालोर वाली पहाड़ियां हैं, बालोतरा वाली पहाड़ियां हैं, ये अरावली के बाद में उत्पन्न हुई पहाड़ियां हैं जो अरावली का भाग नहीं मानी जाती हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टडी, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है तो वहां हम इन पहाड़ियों को साथ ही आर्बुद अरावली के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सिरोही डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट का ये जो उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है हमारे पास, ये वाला पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर पूर्व वाला पहाड़ी क्षेत्र, यहां पर हमें कुछ अपर्दित पहाड़ियां दिखाई देती हैं जिनका इरोजन हो चुका है, जो कट फट चुकी है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो जो कटक नुमा है, कटक नुमा, इंग्लिश में लिखूं तो रिज, कटक नुमा, या मैं कहूं कंगे का जो, जैसे कंगे का जो दांत होते हैं या कंगे के जो कटक होते हैं उनकी तरह की पहाड़ियां बन चुकी है, ये कट फट चुकी हैं, इनके कॉर्नर जो है वो तीखे हो चुके हैं। ऐसी पहाड़ियां जो सिरोही जिले के उत्तर पूर्व में अपर्दित रूप में हमें दिखाई देती हैं, इन पहाड़ियों को ही हम कहते हैं भाकर की पहाड़ियां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये कि भाकर नाम की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले में दिखाई देती हैं। तो सिरोही जिले के उत्तर पूर्व साइड में मिलने वाली अपर्दित जो पहाड़ियां होती हैं, जो कटक नुमा या कंगे नुमा आकृति में हमें दिखाई दे रही है, ऐसी ही पहाड़ियों को हम क्या बोलते हैं, भाकर की पहाड़ियां बोलते हैं। और ऐसी पहाड़ियां हमें इस जालोर वाले एरिया में भी दिखाई देगी, ये भी आप ध्यान रखें।
यहां भी हमें ऐसी अपरदित पहाड़ियां दिखाई देती हैं। उन पहाड़ियों को भी हम भाकर ही बोलते हैं, लेकिन इस भाकर में और इस भाकर में अंतर करने के लिए इस भाकर के साथ हम उस गांव का नाम भी इंडिकेट कर देते हैं जहां वो पहाड़ियां स्थित है। यानी कि जालोर वाली साइड में अगर आपको भाकर दिखाई देगी तो भाकर के नाम से पहले आपको कोई ना कोई गांव का नाम या किसी न किसी पहाड़ी का नाम जुड़ा हुआ दिखाई देगा। जैसे एज ए एग्जाम्पल अगर अपने बात करें तो यहां में कौन सी पहाड़ियां दिखाई दे सकती है ऐसी, देखो आप, इसराना भाकर, इसराना भाकर, जारोला भाकर, जारोला भाकर, रोजा भाकर। तो देखिए भाकर के नाम के साथ हमने क्या जोड़ दिया है, किसी एक पहाड़ी या किसी एक गांव का नाम भी जोड़ दिया है जहां वो पहाड़ी स्थित है। तो ये जालोर वाली जो पहाड़ियां हैं ये भी हमें भाकर के रूप में दिखाई देती है, लेकिन इनके नाम के साथ हमने क्या जोड़ा है, उस क्षेत्र का नाम जोड़ा है। अकेली भाकर की पहाड़ियां अगर आपने हमारे से पेपर में पूछी जा रही है तो वो कौन से जिले की रहती है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट की रहती है। अब जालोर वाले क्षेत्र में हमें कुछ भाकर के अलावा भी पहाड़ियां हमें यहां दिखाई दे जाती है। तो जालोर वाले इस क्षेत्र में मिलने वाली अन्य पहाड़ियां कौन सी है उनकी मैं बात बता दूं आपको। देखिए कुछ नाम मैं यहां इंडिकेट कर रहा हूं। सुंधा की पहाड़ियां, सुंधा की पहाड़ियां या सुंधा पर्वत, नाम खूब सुना है आपने इसका। सुंधा माता जालोर की फेमस माता है, प्रसिद्ध माता जी है जालोर की। और राजस्थान का पहला रोपवे जब बनाया गया था पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से, उस समय ये सुंधा पर्वत बहुत अधिक चर्चा में आया था। तो सुंधा पर्वत और सुंधा की पहाड़ियां वो जालोर डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियां हैं। दूसरी जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। और ये जसवंतपुरा वाला जो क्षेत्र है ये हम राजस्थान के वन्य जीवों में जब हम पढ़ेंगे तो एक जीव भालू के लिए ये फेमस है। इसको राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य भी घोषित करने के प्रयास चल रहे हैं। तो वो जो भालुओं वाला क्षेत्र है वो जसवंतपुरा का क्षेत्र है, जालोर का क्षेत्र है। और इसका सर्वोच्च जो शिखर है उसको हम डोरा पर्वत बोलते हैं। एक दो बार आरपीएससी के सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डोरा पर्वत कौन सी पहाड़ियों का पर्वत है या कौन से जिले में स्थित है। इसके अलावा और देखिए आप, कनकाचल की पहाड़ियां, आपने राजस्थान के इतिहास में सुवर्णगिरी दुर्ग का नाम सुना है। जालोर के दुर्ग को सुवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है, जैसलमेर वाले को तो स्वर्णगिरी बोलते हैं, उसको सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी की पहाड़ियां या कनकाचल की पहाड़ियां जो है ये भी हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। तो सिरोही की पहाड़ियां, जालोर की पहाड़ियां। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमें बालोतरा वाले क्षेत्र में भी कुछ पहाड़ियां दिखाई देती। और ये बालोतरा वाली जो पहाड़ियां हैं ये अपने आप में थोड़ी सी यूनिक प्रकार की पहाड़ियां हैं। कैसे यूनिक है उनकी मैं बात आपको बताऊं। ये पहाड़ियां हमें गोलाकार आकृति में दिखाई देती हैं और इन पहाड़ियों की संख्या अगर हम देखेंगे तो ये हमें 56 के समूह में दिखाई देती है। कुल मिलाकर ये गोलाकार आकृति में फैली हुई 56 पहाड़ियों का एक ग्रुप है, उसी के नाम पर हम इनको बोलते हैं 56 की पहाड़ियां, 56 हिल्स के नाम से बोलते हैं। इसी नाम का हम एक मैदानी प्रदेश भी आगे पढ़ेंगे, माही के मैदान का एक भाग हम पढ़ेंगे जिसको हम 56 का मैदान बोलते हैं। और अब हम जो पढ़ रहे हैं अरावली के संदर्भ में वो पढ़ रहे हैं 56 की पहाड़ियां। तो ये 56 की जो पहाड़ियां हैं ये मुख्य रूप से बालोतरा और या पुराने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बात करें तो बाड़मेर हमारा है। इन पर्वतों का निर्माण ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों से ही हुआ है और इतना बड़ा ग्रेनाइट पर्वत हमें एक साथ दिखाई कहीं राजस्थान में नहीं देता है, इसलिए इसको हम ग्रेनाइट पर्वत की संज्ञा भी देते हैं। ग्रेनाइट पर्वत, गोलाकार पर्वत, या मैं बात कहूं तो 56 की पहाड़ियों का क्षेत्र, ये सारे बालोतरा डिस्ट्रिक्ट, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के भाग हैं। यहां अगर मुख्य रूप से कोई पर्वत या शिखर की मैं बात करूं, सॉरी 1 मिनट, तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र में आपको बता रहा था, पावर सप्लाई है थोड़ी सी, जब तक ऑन होगा तब तक अपने डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र जिसकी मैं बात कर रहा था, ये पहाड़ी क्षेत्र में मरुस्थल के अंदर एक तरीके से मैं कहूं तो टूटी हुई पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। यहां अरावली की पहाड़ियां या दूसरी अन्य पहाड़ियां जो लगातार तो है नहीं, हम देख रहे हैं इसके बारे में,
तो ऐसी पहाड़ियां जो टूटी हुई श्रृंखलाओं के रूप में हमें दिखाई दे रही है, वो अकेली कैसे बच गई वहां पर? तो हम ये मान सकते हैं कि अपरदन की क्रिया का प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ा था, लेकिन ये ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से निर्मित होने के कारण, ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से निर्मित होने के कारण इनका भाग जो है वो अपरदित होने से बच गया। तो ये पहाड़ियां आज भी हमें मरुस्थल के अंदर कठोर चट्टानों की वजह से हमें एजिट दिखाई देती है। तो ऐसी जो चट्टानी प्रदेश होता है उसको सामान्य रूप से हम इंसेलबर्ग की संज्ञा देते हैं, इंसेलबर्ग। तो ये जितना भी हमें जालोर या बालोतरा में पहाड़ियां दिखाई दे रही है, ये एक प्रकार की इंसेलबर्ग प्रकार की पहाड़ियां हैं। कहने का मतलब मुख्य पहाड़ी का वो भाग जो अपरदित होने से रह गया या कठोर भाग होने के कारण अपरदन से वंचित रह गया, उन पहाड़ियों को हम बोलते हैं इंसेलबर्ग की पहाड़ियां। उन्हीं पहाड़ियों को हमने नाम देते हैं इंसेलबर्ग की पहाड़ियों के रूप में। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है पेपर में कि इंसेलबर्ग प्रकार की पहाड़ियां हमें कहां दिखाई देती है। तो ये कठोर चट्टानों वाला पार्ट है हमारे पास, कठोर चट्टानी प्रदेश के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलिए वापस से अपने एक बार के लिए दोबारा उसी पॉइंट को शुरू करते हैं। तो देखिए सिरोही वाली साइड की पहाड़ियां, उनको हमने नाम दे ही दिया है भाकर के रूप में। जालोर की पहाड़ियां, उनमें हमने भाकर के साथ एक शब्द और जोड़ दिया है, उस पहाड़ी क्षेत्र का नाम जो भाकर प्लस या भाकर से पहले उस पहाड़ी का नाम हम जोड़ रहे हैं उसमें। और इसके बाद हमने बात करी लिया बालोतरा की पहाड़ियों जो हमें दिखाई देती है 56 की पहाड़ियों के समूह के रूप में, 56 की पहाड़ियों के समूह के रूप। तो ये वाला जो पहाड़ी प्रदेश है हमारा, ये एक तरीके से अर्बुद अरावली की पहाड़ी प्रदेश के रूप में हमें दिखाई देता है। अब अपने जो दूसरा भाग इसमें स्टडी करने वाले थे वो था हमारे पास मेवाड़ अरावली वाला भाग। दूसरा जो भाग है हमारा इसमें जो हम स्टडी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पार्ट अपने में रहेगा मेवाड़ की पहाड़ी। तो इससे पहले हमने मेवाड़ के पठार पढ़े थे, उनकी चोटियां पढ़ी थी। अब मेवाड़ में मिलने वाली पहाड़ियां जो है वो हमें कहां कहां किस रूप में दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले हम मेवाड़ के उन डिस्ट्रिक्ट को लिख देते हैं, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, सलूंबर। ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट्स में कौन सी पहाड़ियां हमें दिखाई देती है अरावली की, उनके नाम अपने इंडिकेट कर रहे हैं अभी। देखिए आप, अगर सबसे पहले राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियों की बात करें अपने, तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में हमें दिखाई देती है खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ियां। यही हमें दिखाई देती है बिजराल की पहाड़ियां, सॉरी खमनोर की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ियां। ठीक है, तो खमनोर और दिवेर की पहाड़ियां ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट का अरावली वाला भाग है हमारे पास। उदयपुर में अभी हमने बात की थी गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां। ठीक है, यहां हम देखें तो एक पहाड़ियां में बिछा मेड़ा की पहाड़ियां दिखाई देती है, बिछा मेड़ा की पहाड़ियां, बिछा मेड़ा की पहाड़ियां। ठीक है, यहाँ खमनोर की पहाड़ियां, बिजराल की पहाड़ियां भी यही है हमारे पास, बिजराल की पहाड़ियां। ठीक, तो ये बिजराल, खमनोर, दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद में, गोगुंदा, बिछा मेड़ा की पहाड़ियां हमें कहां दिखाई देती है, उदयपुर में। अब अगर एक चीज मैं आपके साथ और आपको शेयर करूं, बताऊं, तो देखिए आप, ये वाला जो उदयपुर और राजसमंद का ये वाला पार्ट जो है उत्तर पश्चिम वाला पार्ट, यहां हमें पहाड़ी पर्वतों की एक श्रृंखला दिखाई देती है। विशेष रूप से अगर मैं बात करूं उत्तर पश्चिम वाली साइड में, ये उत्तर पश्चिम वाली साइड में इन पहाड़ियों को सामान्य रूप से हम एक नाम देते हैं, इन पहाड़ियों को कहा जाता है मगरा, मगरा। यानी कि उदयपुर और राजसमंद के बीच में मिलने वाली उत्तर पश्चिम की जो पहाड़ियां हैं जो लगातार क्रम में मिलती हैं, उनको हम मगरा की संज्ञा देते हैं। यानी कि राजस्थान का मगरा क्षेत्र कहलाता है। इस मगरा की पहाड़ियों में कई सारे मगरे हमें दिखाई देते हैं। छोटी जो पहाड़ियां होती है मगरा की, उनको मगरी की संज्ञा भी देते हैं। जैसे हमने जयपुर में जब बात की थी तो मैं आपको बता रहा था कि जयपुर में जो पहाड़ियां होती है उनको डूंगर या डूंगरी की संज्ञा दे रहे थे, डूंगर या डूंगरी की संज्ञा दे रहे थे जयपुर वाली पहाड़ियों को। ऐसी यहां सिरोही और जालोर वाली जो साइड हम पहाड़ियां देख रहे थे, उनको हम भाकर या भाकरी की संज्ञा दे रहे थे, भाकरी या भाकरी की।
इसी प्रकार से स्थानीय भाषा में अगर उदयपुर और राजसमंद की मैं बात करूं तो यहां मिलने वाली जो पहाड़ियां हैं उनको मगरा या मगरी की संज्ञा देते हैं। तो आपको मगरा या मगरी नाम से अगर कोई पहाड़ियां मिले पेपर के अंदर, प्रश्न पत्र के अंदर, तो आप समझ जाना कि वो पहाड़ियां जो है वो मेवाड़ अरावली के राजसमंद या उदयपुर वाली पहाड़ियों के रूप में ही है। अब राजसमंद के अंदर आप एक मगरे का नाम विशेष रूप से याद रखिएगा, रेल का मगरा, रेल का मगरा। और एक उदयपुर के साथ टच होने वाला हमारा सिरोही डिस्ट्रिक्ट, इसको भी टारगेट कर लेते हैं। सिरोही की जो बाकर है उसी बाकर के साथ हमें मगरा का क्षेत्र भी दिखाई देता है। तो उदयपुर, सिरोही और राजसमंद, इनका जो उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वो हमें मगरा के रूप में दिखाई देता है। तो एक मगरा रेल का मगरा के रूप में राजसमंद में रहेगा और एक मगरा आप सिरोही में अलग याद रख लेना, बेल का मगरा, बेल का मगरा। इनके अलावा अगर आपको कोई भी मगरा दिखाई दे पेपर में तो वो सारा मगरा या मगरी की पहाड़ियां कौन से जिले की होगी? उदयपुर की होगी। जैसे मान लो कहीं मिल जाए आपको माछला मगरी, कहीं आपको मिल जाए हिरण मगरी, कहीं आपको मिल जाए विष्णु मगरी। तो ये जितनी भी पहाड़ियां अन्य जो आपको दिखाई देगी मगरा या मगरी के रूप में, सिर्फ दो को छोड़ना है, रेल का मगरा और बेल का मगरा। रेल का मगरा राजसमंद का भाग मानेंगे, बेल का मगरा हम सिरोही डिस्ट्रिक्ट का पार्ट मानेंगे। इसके अलावा जो पहाड़ियां बच गई मगरा या मगरी के रूप में, वो सारी हमें किस रूप में दिखाई देगी? उदयपुर की मेन पहाड़ियों के रूप में दिखाई देगी। तो एक तो हमारे पास उदयपुर वाली अरावली वाली साइड में जो पर्वतीय क्षेत्र दिखाई देता है उसको हम क्या नाम देते हैं? मगरा का नाम देते हैं। और मगरा का विस्तार मुख्य रूप से उदयपुर और राजसमंद के उत्तर पश्चिम वाली साइड में हमें दिखाई देता है। अब उदयपुर के दक्षिण वाली साइड जो है ये हमारे पास डूंगरपुर सलुंबर वाली जो साइड, या खुद मैं ये बात कहूं उदयपुर सिटी की अगर मैं बात करूं, उदयपुर शहर की अगर मैं बात करूं, तो ये उदयपुर शहर वाला जो क्षेत्र है और सलुंबर तक वाला जो इसका क्षेत्र, यहां भी हमें कुछ पहाड़ियां दिखाई देती हैं। लेकिन ये पहाड़ियां अपने आप में यूनिक है और यूनिक पहाड़ियां हैं ये अपनी आकृति की वजह से। इनकी जो आकृति है वो हमें इस रूप में दिखाई देती है, जैसे कोई तस्तरी या कोई कटोरी बन गई हो। तो उदयपुर शहर के चारों तरफ और सलुंबर वाले क्षेत्र में ये जो तस्तरी नुमा आकृति की पहाड़ियां हमें दिखाई दे रही है, तस्तरी नुमा आकृति की पहाड़ियां, ध्यान रखना आप, इंग्लिश में बोलूं तो डिस्क शेप पहाड़ियां हमें दिखाई दे रही है। इन पहाड़ियों को हम एक अलग संज्ञा देते हैं, इनको हम गिरवा की संज्ञा देते हैं, गिरवा। तो गिरवा हमें कहां दिखाई देता है? उदयपुर शहर और उदयपुर के दक्षिण साइड में। मगरा हमें कहां दिखाई देता है? तो ये उदयपुर और राजसमंद के उत्तर पश्चिम वाले भाग में दिखाई देता है। तो हमने जैसे भाकर का पढ़ा, जैसे हमने बालोतरा का इंसलबर्ग पढ़ा, जैसे हमने जालोर के इंसलबर्ग पढ़े, वैसे ही मेवाड़ अरावली का जो पर्वतीय क्षेत्र हमें दिखाई देता है वो एक तरफ मगरा के रूप में दिखाई देता है और दूसरी तरफ हमें किस रूप में दिखाई देता है? गिरवा के रूप में दिखाई देता है। और ये जो गिरवा वाली पहाड़ियां, इनकी तस्तरी नुमा आकृति होने की वजह से ही इस पहाड़ी क्षेत्र में जब भी वर्षा होती है, बरसात होती है, तो ये पहाड़ियों के बीच में पानी इकट्ठा होने की वजह से बहुत सारी झीलें बन जाती हैं। पिछोला झील, जयसमंद झील, ये जितनी भी झीलें बनी हुई है ये सारी बनने के पीछे कारण है यहाँ की तस्तरी नुमा आकृति की पहाड़ियां। और इसीलिए हम उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से संबोधित करते हैं, सिटी ऑफ लेक्स के नाम से संबोधित करते हैं। तो उदयपुर के सिटी ऑफ लेक कहलाने के पीछे बड़ी वजह जो है वो कौन सी पहाड़ियां हैं? गिरवा की पहाड़ियां हमारे पास, तस्तरी नुमा आकृति की पहाड़ियां हमारे पास। इसके बाद अगर डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी हमें कुछ एक पहाड़ियां दिखाई देती हैं जो डूंगरपुर से लेकर के बांसवाड़ा के बीच में, थोड़ी आंशिक मात्रा में बांसवाड़ा के बीच में दिखाई देती है। और ये अगर शेप में आप देखोगे तो आपको अंडाकार आकृति में दिखाई देगी, अंडाकार आकृति में। और अंडाकार आकृति नुमा ये जो पहाड़ियां होती है इनको मेवल कहा जाता है, मेवल, मेवल। तो एक तरफ हमने मगरा पढ़ा, एक तरफ हमने गिरवा पढ़ा, एक तरफ हमने मेवल पढ़ा। मेवल की पहाड़ियां अंडाकार नुमा आकृति की पहाड़ियां जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में मिलती है, अरावली की पहाड़ियां। एक तरफ हमने तस्तरी नुमा पहाड़ियां पढ़ी गिरवा के रूप में, एक तरफ हमने मगरा के रूप में बात की, अलग अलग पहाड़ियों के रूप में। तो अब अगर ओवरऑल अपने एक बात करें दक्षिण अरावली के पर्वतीय क्षेत्र की, सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, दक्षिण अरावली का पर्वतीय क्षेत्र, तो वो हमें किस रूप में दिखाई देता है? तो वो एक तरफ हमें भाकर के रूप में दिखाई देता है, एक तरफ वो हमें मगरा के रूप में दिखाई देता है,
इसी प्रकार से वो हमें गिरवा के रूप में दिखाई देता है, इसी प्रकार वो हमें मेवल के रूप में दिखाई देता है। पहाड़ी क्षेत्र के रूप में, पठारी क्षेत्र के रूप में बात करूं तो वो पठार हमें अलग अलग रूप में 6 दिखाई देते हैं। उड़िया के पठार के रूप में, आबू के पठार के रूप में, बोराट के पठार के रूप में, लसाड़िया के पठार के रूप में, भोमट के पठार के रूप में, मेसा के पठार के रूप में। ये हमें पठारी प्रदेश दक्षिण अरावली में दिखाई देते हैं। यह हमें पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र में दक्षिण अरावली में दिखाई देते हैं। और स्पेशल इंपॉर्टेंट बात हो जाती है इनकी आकृति या शेप को लेकर के। इनकी आकृति बड़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में ऐसी आकृति वाली पहाड़ियां बहुत सारी दिखाई दे रही है। इससे पहले मैं आपको सर्पिलाकार आकृति की पहाड़ियां बता चुका हूं, वो हमें नाग पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती है। इसके बाद में हमने देखा है हमें तस्त्री नुमा आकृति की पहाड़ियां दिखाई दे रही है, वो हमने गिरवा के रूप में पढ़ी। इसके बाद हमें अंडाकार नुमा आकृति की पहाड़ियां दिखाई दे रही है, वो हमने मेवल के रूप में पढ़ी। इसके बाद में हमने और पहाड़ियों के रूप में बात करें तो गोलाकार आकृति की पहाड़ियां हमने देखी, वो हमें 56 की पहाड़ियों के रूप में दिखाई दी। तो राजस्थान में अलग अलग आकृति की कुछ पहाड़ियां अलग अलग जिलों में हमें दिखाई देती है, तो इनको भी हमने एक साथ इंडिकेट करना है, एक साथ दिमाग में रखना है इनको। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर था हमारा, ये दक्षिण अरावली के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड रहा है। और मैं कंप्लीटली आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको साउथ अरावली वाले पार्ट से इसी वीडियो लेक्चर में से 1-2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। अगर बढ़िया ज्योग्राफी का सिलेक्टेड पर्सन अगर कोई पेपर बनाता है तो आपको बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन भी इसमें से देखने को मिल सकता है, जैसे बैथोलिथ के रूप में, ग्रेनाइट पर्वत के रूप में, इंसेलबर्ग के रूप में। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अपना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा अरावली को लेकर लास्ट है, हम एक और डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान में अरावली की चोटियां कौन कौन सी और अन्य कोई पहाड़ियां अगर राजस्थान में बची है तो वो कौन सी, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी को पूरी तरीके से मनोयोग के साथ, अनुशासन के साथ, आत्म प्रेरणा के साथ इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। गार्गी क्लासेस हनुमानगढ़ आपके हर स्टेप पर आपके साथ है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। लगे रहो, संघर्ष करो, एक दिन विजय जरूर मिलेगी। थैंक यू।